धमकी लगा दी ईरान ने कि अगर जंग होगी तो फिर मुकम्मल जंग होगी। अगर आप किसी एक जगह पे लड़ाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जंगबंदी की हर तरफ खिलाफ वर्जी। और फिर ईरान ने यह भी धमकी लगाई कि अगर लबनान के अंदर कत्लेआम को ना रोका गया तो हम आबना हुर्मुज के साथ साथ बंद कर देंगे बाब मंदब को भी, तो पूरे इलाके की तिजारत रुक जाती है इससे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ऐलान किया कि क्योंकि ईरान को इस पे बड़े तहफुजात थे तो मेरी नेतन्याहू से बात हुई है जिसमें मैंने उनसे दरखास्त की कि वो बैरूत लबनान पर कोई हमला ना करें। उन्होंने अपने फौजियों को वापस बुला लिया है और उनका शुक्रिया। इस तरह इसराइल उन पर फायरिंग रोकने पर इसराइल ने इत्तेफाक कर लिया है। देखते हैं सिलसिला कब तक चलता है, उम्मीद है कि यह हमेशा के लिए होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर जंगबंदी करवा दी, लेकिन एक्सियस मीडिया जो है उसने एक दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को डांटा है। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि आज सुबह दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों और ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने के खतरे पर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर शदीद गुस्सा निकाला। दो अमेरिकी हुकाम इस गुफ्तगू से बाखबर थे और एक तीसरे जरिए ने यह बताया मीडिया को कि एक मौका पर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा और उन पर नाशुक्रगुजारी का इल्जाम भी लगाया। नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू का खुलासा बयान करते हुए एक अमेरिकी ओहदेदार ने मीडिया को यह बताया कि ट्रंप ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इस सब की वजह से अब हर कोई इसराइल से नफरत करता है। जबकि इस गुफ्तगू से बाखबर एक दूसरे जरिए ने बताया कि ट्रंप शदीद तैश में थे और उन्होंने एक मौका पर नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। यह है नादरीन अंदर की खबर जो अमेरिकन मीडिया से आई है। इसके साथ एक खबर और भी है। नेतन्याहू ने बाद में अपनी फेस सेविंग के लिए यह कहा कि जनाब अगर हम पे हमला होगा तो हम हमला वापस करेंगे, और ये हमने बता दिया अमेरिका को कि हमने ये करना है। जबकि इसराइली जो वुज़रा है वो अब नेतन्याहू पे गर्म हो रहे हैं। इसराइल के वजीर खजाना ने नेतन्याहू को कहा कि जनाब या तो हम हैं या वो हैं, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, और फलस्तीनी रियासत के तसव्वुर को हम खत्म कर देंगे, दफन कर देंगे। कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी, कोई हुदूद नहीं होगी, सारा हमारे कब्जे में रहेगा। तो इसराइली वजीर बराए नेशनल सिक्योरिटी उसने जो कहा, उसने कहा जी कि वजीर आजम साहब आपने कहा था कि एक मजबूत वजीर आजम अमरीकी सदर को बताता है जब मुमकिन हो हां और जब जरूरी हो तो ना, यानी हम अमेरिका को हां भी कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं। तो उसने कहा यह हमारा वक्त है कि हम अपने दोस्त सदर ट्रंप को ना बोलें। अब वक्त है वो करने का जो हिजबुल्लाह पर हमले करने के लिए जरूरी और लाजमी है। हमारे जंगजू, यानी इन्होंने जंगबंदी के खिलाफ वोट दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप को ना बोलना चाहिए, और यही प्रेशर था नेतन्याहू पे। और वही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर गुस्सा निकाला नेतन्याहू के ऊपर। एक बड़ी अजीबोगरीब चीज हुई नादरीन इसराइल में, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर ना एक तकरीब हुई, और ये अपनी नौयत की अजीबोगरीब किस्म की तकरीब थी, और ये ज्यादातर ईसाई वफूद बुलाए गए, मुख्तलिफ ममालिक से इन लोगों का ताल्लुक था, और इन लोगों को कहा गया कि आप यहां पे आगे खड़े होकर अपने अपने दिल की बात करें। ये लोग आते थे, आंखें बंद करते थे और फिर अल्लाह से माफी मांगते थे। यही अपने मजहब के मुताबिक वो सारा करते थे। मैं आपको चंद लोगों की बात, एक जर्मन शहरी है, वो आया, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, ए मालिक मेहरबानी फरमा हमें उन तमाम कामों के लिए माफ कर दे जो हमने किए और जिनसे इसराइल की हमायत नहीं हुई। ये इसराइल ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये प्रोग्राम करवा दिया। फिर एक कोरिया की खातून आई इसराइल में, इसी नदामत की तकरीब में जो कोरिया से खातून आई थी, उसने कहा कि ए बाप कोरिया की कौम को माफ कर दे जिसने इसराइल के खिलाफ बात की है या उसकी मुखालफत की है। फिर एक बरतानवी वफद आया, उसके साथ एक साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ए बाप चर्च को खामोश रहने और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है इसमें शरीके जुर्म होने पर माफ कर दे। क्या तू हुकूमत और चर्च दोनों में हमारे रहनुमाओं के दिलों को हमारी कौम के लोगों के साथ दोबारा अपनी और अपने कलाम की ताजीम की तरफ मोड़ देगा, ताकि एक कौम के तौर पर हम एक बार फिर इसराइल और यहूदी लोगों के साथ हमायत में खड़े हो सके और उनके दोस्त बन सके। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की एक तकरीब थी। मैं हैरान हो रहा था कि वॉर की तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं। थोड़ा अर्सा पहले मैंने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, जब वो बहुत इस्तराब में था तो उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत सारे मजहबी किस्म के लोग खड़े हुए थे और वो अजीब किस्म के नारे लगा रहे थे। कोई मजहबी किस्म का उनका वो सारा रुझान था। अब ये उनके अकायद हैं, वो उसको वैसे कर सकते हैं, हर कोई आज़ाद है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन बाद औक़ात जाहिर करता है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया को जंग के अंदर फंसा दिया है। फिलहाल इसराइल के लिए वाकई डोनाल्ड ट्रंप की बात ठीक है कि नफरत में इजाफा हुआ है और इसराइल को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट आया है फ्रांस से। फ्रांस ने इसराइल पर एक पाबंदी लगा दी है। पेरिस में मुनक्कद हो रहा है एक दिफाई नौयत का शो
और ये बहुत बड़ी नुमाइश होती है जो पेरिस में होती है। वहां पे उन्होंने 15 से 18 जून को होने वाले प्रोग्राम में इसराइल की सरकारी शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। इसराइली हुकूमत और वजारत दिफा के नुमाइंदों को इस नुमाइश में शिरकत करने या अपना कौमी पवेलियन लगाने की इजाजत नहीं होगी। यानी ममालिक आते हैं ना, पाकिस्तानी भी जाते हैं, बाकी दुनिया के ममालिक भी जाते हैं, अपने अपने दिफाई हथियार लेकर जाते हैं। वहां पेरिस के अंदर उस शो के अंदर वो दिखाते हैं कि हमारे कौन से हथियार हैं, कैसे हथियार हैं। तो इसराइल को अब इस बात की इजाजत नहीं दी जा रही। फ्रांस ने इसराइल पर पाबंदी लगा दी। अब एक तरफ गजा जो है उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल इसराइल अपना पक्का कर रहा है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। ना इन्हें तारीख का इदराक है, ना ये इन लोगों के बारे में जानते हैं, और ना इन्हें लोगों के शऊर का इस वक्त अंदाजा है। लोग किसी और तरह निकल गए हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, जबकि ये बहुत पीछे रह गए, 40 साल 50 साल पीछे। ना इनसे अब बयानिया बन रहा है और ना चीजें इनके कंट्रोल में आ रही हैं। एक बहुत बड़ा फेलियर इनके सामने आकर खड़ा है और ये किसी और पर मलबा भी नहीं डाल सकते। यानी मलबा किस पे डालेंगे? मैं आपको बताने वाला हूं कि DGISPR की जो मुलाकात हुई आज से चंद दिन पहले सहाफियों के साथ, उसमें से मैंने आज कुछ खबरें निकाली। ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। उसमें DGISPR ने सहाफियों पर दबाव डाला कि फलानी फलानी चीजें आपने करनी है, और सहाफियों ने उसके हवाले से सवालात किए। कुछ सवालात बड़े सख्त भी हुए और DGISPR के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि सहाफियों के साथ DGISPR की क्या बातचीत हुई और किस तरीके से बातचीत हुई। एक तो DGISPR ने सहाफियों को यह हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें। यानी जितनी ज्यादा भारत के मामलात पे आप कवरेज कर सकते हैं आप कवरेज करें। और DGISPR ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अब ये DGISPR ने मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, जो बातचीत उनके साथ की, उसमें ज्यादा चीजें उन्होंने भारत के हवाले से की। और ये जो वाकयात हुए ना क्वेटा में या बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए, ये उन वाकयात से पहले की बात है कि DGISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानिया बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है भारत का। तो अब सहाफियों ने कुछ सवालात किए जिनके बिल्कुल उनके पास जवाब नहीं थे। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंफर्म इत्तला नहीं है या भारत से ऐसे कोई ऑप्टिक्स नहीं आ रहे, ना ही इंटरनेशनल मीडिया ऐसी कोई स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कैसे कह दें जब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कह रहा, किसी तरफ से कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही? तो इस पे DGISPR के पास जवाब नहीं था। वो यही कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूं ना, भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, उनकी पॉलिसियां बहुत खराब हैं, उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है, तो आप ये खबरें चलाएं अपने मीडिया के ऊपर, आप बताएं भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया को। ये वो बार बार कह रहे थे। एक सहाफी ने वहां पे, गालिबन ये कोई प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जनाब के टीवी चैनल्स तो टके टोकरी हो गए हैं पाकिस्तान में और मीडिया की अहमियत खत्म हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो भारत जो है वो उसको महदूद कर देता है, रिपोर्ट भी करता है। तो यहां अब आप अपना बयानिया कैसे चलाएंगे? मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। पाकिस्तान के मीडिया को तो लोग अब सुनते ही नहीं, हम अपनी मर्जी से कोई खबर दे ही नहीं सकते। तो जब हम ये खबरें देंगे तो लोग इनका असर ही नहीं लेंगे। जब ये कहा गया तो DGISPR ने कहा जी आपको सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, आप कुर्बान कर दें अपने चैनल्स और आप पाकिस्तान की खातिर इतना नहीं कर सकते, तो आपको भारत के खिलाफ बात करने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो और तरफ ले गए मामले को, जबकि कहा यह गया था कि आपने तो मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया, मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर चल नहीं रही कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं। तो आप हमें यह कह रहे हैं कि हम ये खबर चला दें कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, हालांकि हमारी तो क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म है। हम तो किसी और बैनुल अक़वामी मीडिया को कोट भी नहीं कर सकते इस मामले में। ईरानी मरकज़ निगाह बने रहे, यानी जो आलमी मीडिया है उन्होंने ईरान को ज्यादा रिपोर्ट किया। अमेरिकन जो है वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। सारी नजरें जो हैं वो ईरानियों की तरफ हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे बॉल उनके कोर्ट में है। यानी वो जहां पे तस्वीर बनवानी थी, जिस जगह पे इकट्ठे होना था, उस हॉल में वो बाद में आए। पहले पाकिस्तान मौजूद था, अमेरिकन मौजूद थे, फिर वो बाद में आए। उन्होंने मीडिया पे खुशनुमा तस्वीर बनाने से भी गुरेज किया।
बल्कि उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम ये सेशन नहीं करेंगे, कि तस्वीर बनाना, साथ खड़े होना, तो इस किस्म की चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक जो तर्ज अमल अपना दिखाया वो विक्टिम वाला था, कि जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ईरानियों ने वो तर्ज अमल विक्टिम वाला दिखाया। वो अपने जहाज के ऊपर भी मिनाब 168 लिख कर आए थे कि मिनाब स्कूल के अंदर उनकी 168 बच्चियां शहीद हो गई थी। फिर इसके अलावा जो हैंडशेक वाला मौका वो भी नहीं दिया उन्होंने अमेरिकन को, यानी वो आए और उन्होंने आकर शहबाज शरीफ से इराकची ने बात की और वो मुड़कर वापस चले गए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको नजर आएगा कि इराकची आते हैं अपने लोगों के साथ, वफद पीछे खड़ा रह जाता है उस हॉल के अंदर, अमेरिकन एक तरफ खड़े हैं, पाकिस्तानी बीच में खड़े हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहां पे खड़े हुए थे और उनके पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो यहां से इराकची चलते हुए शहबाज शरीफ के पास आते हैं, 2-4 जुमले बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें इशारा करते हैं, वो रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वापस मुड़ के चले जाते हैं। इसको वॉकआउट कहा जा रहा है। फिर फौरी तौर पे शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को उनके पीछे रवाना करते हैं बातचीत मनवाने के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना कुछ रीजन है, वो ईरान ने बयान भी कर दिए और ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात को नॉर्मल तरीके से इसलिए नहीं ले रहा कि हालात नॉर्मल नहीं है और इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, एक बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मुआहदा हुआ, कतर और पाकिस्तान ने करवाया। इसमें कहीं पे भी कोई किरदार इसराइल का नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो अमेरिका का इत्तहादी है और उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी इसराइल करेगा। अब ईरान ये कहता है कि वो लगातार लबनान में कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देकर आग लगा दी, उससे वो लोग बहुत गुस्से में और उन्होंने उसके ऊपर एक रद्दअमल भी दिया है। अल जजीरा इसको कैसे रिपोर्ट करता है, अगर ये आप देखें तो जो कुछ कल के दिन में हुआ, क्योंकि यहां पे तो रात बाद में होती है यूरोप में, बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो रात भर जो यहां पे होता रहा वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे बर्गनस्टोक में मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है और उसके बारे में जो ईरानी डेलीगेशन है उसके एक मेंबर ने यह बताया मीडिया को कि जो आज हमारी बातचीत हुई है वो 2 चीजों पे हुई है। नंबर 1 कि हमारी जो एक बातचीत हुई है वो जो एसेट हमारे फ्रीज किए गए हैं या हमारे असासे मुंजमद हैं उन्हें खुलवाने के हवाले से, और दूसरी जो तेल की हमारी बरामद के ऊपर या जो तेल हम दुनिया को बेचते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें रिलीफ के हवाले से हमारी बातचीत हुई है। तो इन 2 चीजों पे वो कहते हैं जी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सख्त, उसके ऊपर रद्दअमल दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए और ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आए। इस बयान के बदले में ईरान ने फौरी तौर पर अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी शैल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, हम ईरान को बहुत बुरी तरह दोबारा मारेंगे इफ दे डोंट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लबनान फ्रॉम काजिंग ट्रबल, कि अगर वो लबनान के अंदर अपने बहुत सारा जो उन्होंने खर्चा करके अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई है लबनान में, उन्हें प्रॉब्लम पैदा करने से नहीं रोकता ईरान, तो फिर हम ईरान को दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने कहा जी हमें परवाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी की और अमेरिकन थ्रेट्स को हम कुछ नहीं जुत्ती से लिखने। ईरानियों ने इस तरह बात की, उन्होंने अपनी फौज को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा जी देखी जाएगी। अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर भी लगातार कत्लेआम कर रहा है और लबनान के अंदर भी कत्लेआम कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने कुछ दिन पहले, जिसपे अमेरिका में और यूरोप में बहुत शोर मच गया था, ये ब्यूफोर्ट कैसल है, वहां पे एक किला है बहुत बड़ा और बड़ा यादगार किला है लबनान में, उस पूरे एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था अपनी फौज के जरिए से। अब ये कब्जा उन्हें छोड़ना था इस मुआहदे के मुताबिक, लेकिन इसराइल ने कहा जी हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे और हम इस जगह से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, ये बात जो ईरानी वफद है उनके लोगों ने स्विट्जरलैंड में मीडिया के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा जी एक तो ये इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है और जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं यानी अमेरिकन से, तो हम बहुत मोहतात रहेंगे, ये काबिल एतबार लोग नहीं है। तो अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, लेकिन दोनों की जरूरत है कि कुछ ना कुछ करके अमन कायम हो जाए। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी अजीब। शहबाज शरीफ साहब का मैंने चेहरा देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो गूंगा चेहरा है, वो जैसे भी उनका एक पोस्चर होता है, लेकिन शहबाज शरीफ के चेहरे से नजर आ रहा था कि जो उनके फील्ड मार्शल ने मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ था, तो वो जो कैमरे का व्यू से पता चल रहा था कि वो तनाव में है।
शहबाज शरीफ साहब परेशान है। देखिए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अमरीकी पाकिस्तान से किसी सूरत भी नाराज ना हो और उनकी पसंद का एक मुआहदा तय पा जाए। देखिए, इससे 3 फायदे होंगे, पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। अगर अमरीकी नाराज नहीं होते पाकिस्तान से और यह मुआहदा तय पा जाता है, जो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो नाराज ना हो। शहबाज शरीफ ने यानी सालसी तो अपनी जगह जो पॉलिसी की है इस बीच में कमाल की है। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में जमीन आसमान के कलाबे मिलाए, उनकी तारीफें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफें की शहबाज शरीफ ने, गेम उठा के रखी है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर ये कामयाबी होती है और एक मुआहदा हो जाता है, चाहे अमेरिका को उसमें कुछ मिल जाए, चाहे ईरान को मिल जाए, तो उसमें 3 चीजें होगी। एक तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर कुछ पजीराई मिल जाएगी। नंबर 2, ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा सरकार से मजीद खुश हो जाएगी, यानी आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से, और अमन आने की वजह से खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। यानी फायदा होगा उन मुल्कों को जो इस खित्ते के अंदर मौजूद है। तो ये 2-3 चीजें पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत अहम है कि वो कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को जितना हो सकता है वो खुश रखे। और अमेरिकन भी ये जानते हैं कि ईरानियों को मनाने के लिए पाकिस्तानियों को अपने हाथ में उन्हें रखना पड़ेगा। पाकिस्तान इस खित्ते के प्लेयर्स में से एक है और वो एक ऐसा रास्ता है जहां पे ईरान के साथ बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कतर पे भी ईरान ने बम मारे हुए हैं और कतर की जो अमेरिकी बेसिस है वहां से अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी बम मारे हुए हैं। तो वहां पे एक तलखी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं थी। लेकिन जब कतर बीच में आए नेगोशिएशंस में तो बड़ी उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि वो बहुत तजर्बाकार सालसी करवाने वाले लोग हैं। उन्होंने पहले बहुत सारे अहम तरीन आलमी मामलात में सालसी करवाई हुई है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चुप के रखी गेम, जेडी वेंस की भी, फील्ड मार्शल की भी, डोनाल्ड ट्रंप की भी, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते शहबाज शरीफ साहब। तो जेडी वेंस ने भी फील्ड मार्शल की दबा के तारीफें की। जेडी वेंस ने कहा कि मेरी गुज़िश्ता 3 माह में अपनी बीवी से भी ज्यादा आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई है। ये जेडी वेंस ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। मैं यहां पे एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि ये मुज़ाकरा देखिए, पाकिस्तान अगर ये करता है ना तो पाकिस्तान की कामयाबी है। सालसी में अगर पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान बतौर मुल्क इसके अंदर पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। एक सरकारी मुलाजिम जो एक फौजी ऑफिसर है, ये उसके करने का काम नहीं था। ये नामुनासिब बात है। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आजाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीजें ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। लेकिन पाकिस्तान में अवामी लीडर्स को पनपने ही नहीं दिया गया। जब भी कोई बड़ा अवामी लीडर बनता है, या तो उसको गोली मार दी जाती है, या जेल में डाल दिया जाता है, या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक आध दफा तो ऐसा हुआ कि मुल्क ही तोड़ दिया गया इस चक्कर में कि हमसे बड़ा अवामी लीडर कहां से आ गया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखती है और वो यही काम करते हैं हमेशा से। देखिए ना, जिन मुल्कों ने जंग लड़ी, चाहे वो ईरान है चाहे अमेरिका है, आप लॉजिकली सोचें इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाइस्ड होकर बात करें, मैं आपको साफ बात कह रहा हूं कि अपने दिमाग से सोचें आप कि अमेरिका ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, ईरान ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, कतर के ऊपर बम गिरे, कतर ने वापस वहां से मारे भी, उन्होंने अपने इंटरसेप्टर भी चलाए। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी का भी आर्मी चीफ नहीं आया। और पाकिस्तान एक सालिस है, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ सालसी के लिए गया। यह काम सिविलियंस के करने का है। जब सिविलियंस ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत होगी। फौज को अपना काम करना चाहिए। कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आता, उन्हें पता है उनका किरदार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें किस बात की तनख्वाह दी जाती है। वो उनसे वही काम करवाते हैं जिसके लिए उन्हें तनख्वाह देते हैं। तो बहुत अजीबोगरीब मनाजिर हैं जो मैंने देखे। मैंने भी वो पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस तरह से हो सकता है कि अपने ही लोगों को ऐसे मारा जाए, ऐसे ही उनके साथ ज्यादती की जाए। बहरहाल DGISPR ने ये सारी चीजें डिमांड की और जब सवालात उनसे किए गए तो उन सवालात के उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे। बलूचिस्तान से नाजरीन, क्योंकि धरना भी वहां पे जारी है, दावा यह किया जा रहा था कि धरना खत्म हो गया, रास्ते खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही है धरना जारी है। वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज किस लिए कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमें दुश्मन ने नहीं मारा, हमें अपनों ने मरवाया है। वो ये कहते हैं कि हमें प्लानिंग के तहत मरवाया गया ताकि जो मकामी अफराद हैं वो जरगे बुलाएं, वो बहुत बड़े बड़े अपने कबायली फोर्सेस तैयार करें और वो हथियार बंद होकर बंदूकें उठाकर TTP के साथ, और रियासत जिसकी तरफ इशारा करे वो उसके साथ